हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी ट्रेड के अंतर्गत जो आपका कॉमन पेपर है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट कॉमन पेपर या कह लीजिए सेकेंड ईयर का फर्स्ट कॉमन पेपर, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पेपर का नाम है और आपके ये सेकेंड ईयर का कॉमन कोर्स होता है जिसे एचआई, वीआई, आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। इसको हिंदी में उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय प्रशासन इस नाम से भी इसको जाना जाता है। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट देखेंगे और फर्स्ट यूनिट का जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके, वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, अक्सर उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यूनिट हमारा सबसे पहले जो आएगा फर्स्ट वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षा से जुड़ी यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, यानी कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है, उसकी एजेंसियाँ कैसी हैं, और फिर औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा क्या है, फिर शिक्षा के कार्य क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंतर्गत जानेंगे। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो है वो 1.1 है आपका, ऐसे ही आपका 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 ये आपके 5 अध्याय जो हैं या कह लीजिए 5 लेसन आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप एक यूनिट जब पढ़ेंगे तो एक यूनिट पूरा अगर कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 5 लेसन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आज जो कवर करने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस 1.1 सब यूनिट में कि जो ये शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपके लॉन्ग तो हो ही जाएंगे। इसलिए आप कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा पहले ये देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन बना है वो क्या कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों एवं समाज पर इसका प्रभाव क्या होता है इसका वर्णन कीजिए। दूसरा ऐसे भी बन सकता है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसकी भूमिका एवं इसके जो प्रमुख लक्षण हैं या लक्ष्य हैं इन सभी की विवेचना आप कीजिए। नेक्स्ट, इसको और किस तरीके से क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकता है, आप देख सकते हैं शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ऐसे भी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये 3 प्रकार मैंने बताया कि शिक्षा से संबंधित जो आपका क्वेश्चन बनेगा 1.1 से वो इस तरीके से बन सकता है। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की, तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो आप जान सकते हैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में पूछा गया है, फिर इसके उद्देश्य के बारे में, फिर समाज पे प्रभाव क्या पड़ता है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके कारक क्या हैं। तो चलिए हम इस पूरी जो क्वेश्चन है इसका पूरा हम यहाँ पे वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षा जो होती है वो मानव समाज की एक आधारशिला होती है। आधारशिला का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा विहीन मनुष्य होता है वो मनुष्य नहीं होता है, एक पशु के समान होता है, क्योंकि उसमें जब कोई शिक्षा नहीं होती है तो वो कैसे कार्य कर रहा है उसका कोई आधार नहीं होता है। यानी कि एक बेस बना करके वो नहीं चलता है, एक योजना बना करके वो अपने जीवन में कार्य नहीं करता है, उसका कोई आधार नहीं होता है जो भी वो कार्य करता है। अगर वो शिक्षा ग्रहण किया है तो वहाँ पे वो अपने बौद्धिक, अपने सामाजिक, नैतिक और व्यावहारिक
इन सभी मूल्यों का वहाँ पे वो अपने उपयोग करता है। और शिक्षा से ही एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ों का डेवलप होता है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान का संकलन नहीं होता है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया भी होती है जो व्यक्ति को ज्ञान, नैतिकता, संस्कार, मूल्यों एवं कौशल से उसको परिपूर्ण बनाती है। मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर शिक्षा आती है तो वो क्या क्या चीज़ें एक साथ उसके अंदर देखी जाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे वर्णन की गई हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसके अंदर पुस्तकीय ज्ञान नहीं आता है, वो अपने वास्तविक जीवन से जब उसको रिलेट करता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर नैतिकता का भी भाव आएगा, उसके अंदर संस्कार आएंगे और बहुत सारे ऐसे कौशल उसके अंदर विकसित होंगे जिससे वो अपने जीवन को आसानी से जी सकेगा। और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि एक सफल जीवन की वो एक नींव रखता है, जिसमें उसका परिवार भी शामिल होता है और उसके साथ साथ उसका परिवार भी शिक्षित होता है। एक तरीके से अगर एक जो माँ होती है वो अगर शिक्षित है तो पूरा परिवार वो कहीं ना कहीं शिक्षित होता है और धीरे धीरे पूरे परिवार का भी विकास होता है। वैसे ही अगर एक सफल व्यक्ति है और वो पढ़ा लिखा है, शिक्षा के माध्यम से ही वो स्वयं तो एक तरीके से अच्छा जीवन जीता ही है बल्कि अपने परिवार को भी अच्छा जीवन देता है। उससे समाज का भी विकास होता है और राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं विकास देखा जाता है। यह केवल औपचारिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जीवन के विभिन्न ऐसे पहलू होते हैं या सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं, पारिवारिक जो कह लीजिए परिवेश होता है या समाज के माध्यम से, इन सभी जगहों से एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो शिक्षा जीवन भर ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी विद्यालय में जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा तभी वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं, वो परिवार में भी रह करके बहुत कुछ सीखता है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, बहुत सारी अगर गलतियाँ हमसे हो जाती हैं तो उस जगहों पर हमें टोका जाता है, हमें बार बार ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सीख रहे होते हैं। कुछ हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर देखा जाता है। ऐसे हम अपने आसपास के समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि एक शिक्षा का ही महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को बौद्धिक रूप से भी उसको सक्षम बनाना होता है। क्योंकि अगर वो समाज में रह रहा है तो उसका भी उत्तरदायित्व ये होता है कि वो खुद तो शिक्षित हो और उसके साथ साथ समाज को भी जागरूक बनाए। शिक्षा का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का विकास होता है। आदिम समाज में अगर देखा जाए तो मौखिक परंपरा के रूप में ये चीज़ें विद्यमान थी। वहाँ पे लिखित कोई चीज़ें नहीं थी, मौखिक रूप से वहाँ पे भी कुछ शिक्षा का ही जो अंश होता है वो देखने को मिलता है, जहाँ ज्ञान की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वहाँ पे ज्ञान देती है। ऐसे ही कालांतर तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति में सभ्यता की नींव है तो फिर वो सभ्यता आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है और आधुनिक युग में एक व्यवस्थित एवं संगठित रूप से इसको स्थापित किया भी गया है। आज के समय में शिक्षा को मानवाधिकार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये आप जानते ही हैं कि अगर आज शिक्षा की बात करें तो हर घर में हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान प्रदान करता है। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है व्यक्ति तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आत्मसम्मान कूट कूट के भरा होता है और आत्मनिर्भर भी वो बनता है, डॉक्टर बनता है, पुलिस बनता है और आईएएस पीसीएस बनता है, टीचर बनता है। तो वो क्या बन रहा है? आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ये तो था शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा का अर्थ हम देखेंगे तो शिक्षा का जो शब्द है ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, ये आपको टेट सीटेट में भी देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना, पढ़ना या ज्ञान प्राप्त करना।
अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं आप लोग जानते ही हैं, इसको एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जो लैटिन शब्द के एडुकेयर शब्द से निकला हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है कि अंदर से बाहर लाना, यानी कि आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करना। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, सामाजिक होता है, उसका नैतिक विकास जो होता है, या उसके जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, इन सभी क्षमताओं को विकसित करना होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। तो इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो शिक्षा की परिभाषा देते हैं, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं सबसे पहले। इनके अनुसार अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति का विकास और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होता है। अर्थात इनके कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा जो है इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति का सुधार करे, उसको आत्मनिर्भर बनाए और उसका संपूर्ण विकास करे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करता है, अपने चरित्र को संवारता है और आत्मनिर्भर बनता है। जॉन ड्यू के अनुसार अगर हम देखें तो जॉन डीवी जो हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन है ये। और प्लेटो के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा को आत्मा के स्थानांतरण का साधन बताया गया है, जो व्यक्ति को सत्य, सौंदर्य और न्याय की ओर उसको प्रेरित करता है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा में अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास की जो प्रक्रिया है, इसके रूप में शिक्षा को यहाँ पे इन्होंने परिभाषित किया है। यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होता है, वो शिक्षा के माध्यम से होता है। तो ये सभी जितने परिभाषा हैं ये आप लोगों को याद करने हैं, और इसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है एक दो परिभाषा आ जाती है और जो कि आपको टेट में भी देखने को मिलता है। तो अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से कर भी ले जाएंगे। तो शिक्षा से संबंधित ये जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर शिक्षा का आप शिक्षा से क्या समझते हैं उसको आप विवेचन कीजिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जानेंगे। आप शिक्षा के बारे में क्या है और फिर उससे रिलेटेड 2-3 आप डिफिनीसन याद कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। चाहे वो शॉर्ट में पूछे या फिर लॉन्ग में पूछे तो आप अच्छे से उसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि शिक्षा के उद्देश्य। जो मैंने क्वेश्चन में आपके पढ़ा था वही यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास को ये सुनिश्चित करता है। इसका प्रभाव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों पर देखा जाता है। यानी कि तीनों स्तर पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास कैसे हुआ है। अगर वो शिक्षित है तो उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आप अलग होगा, और समाज में भी उसका प्रभाव अलग होगा, और राष्ट्र के प्रति भी आप कहीं ना कहीं समर्पित उस व्यक्ति को देखेंगे। नेक्स्ट, इसी आपके शिक्षा के उद्देश्य में कहा गया है कि बौद्धिक विकास और ज्ञान का प्रसार करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का सबसे प्रभावी साधन माना गया है। यह उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में सहायता देती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिससे वह जटिल समस्याओं को समझने और उसको हल करने में सक्षम होता है। चाहे जितनी भी कठिन समस्याएं उसके सामने आ जाए, उसको वो अच्छे से सॉल्व कर लेता है, जिसके अंदर शिक्षा है। इसके साथ ही यह रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित देती है। अर्थात यहाँ पे व्यक्ति में आप क्रिएटिव तरीके से थिंकिंग हो गया या फिर उसके वर्क हो गए, ये आप क्रिएटिव तरीके से देखेंगे और फिर उसको करने में उसका मन भी लगा रहता है, उसको एक अलग तरीके से प्रोत्साहन मिलता है कि ये कार्य मुझे करना है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसके अंदर विकसित होता है।
बौद्धिक विकास केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही नहीं सीमित होता है, बल्कि यह जीवन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसमें वो कैसे कैसे चीज़ों को सीख रहा है और कैसे उसके अंदर नए विचार आ रहे हैं और उसको वो आत्मसात कर ले रहा है, ये किसके माध्यम से होता है? ये शिक्षा के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया पूरी होती है। जब व्यक्ति ज्ञान से भरपूर होता है तो वह अपने आसपास के समाज और विश्व को बेहतर ढंग से समझ सकता है और अपनी सोच को भी वो फैला सकता है, या कह लीजिए कि उसके माध्यम से लोगों को भी जागरूक कर सकता है। दूसरा है कि इसमें उद्देश्य में कि नैतिकता, मूल्यों और चरित्र निर्माण का भी विकास करती है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नैतिकता और मूल्यों का संचार करना होता है। शिक्षा के माध्यम से यह व्यक्ति को सही और गलत में भेद करने की भी समझ प्रदान करती है और उसे एक सद्गुणी नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करती है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, ईमानदारी, अनुशासन और समानता जैसे जो मूल्य हैं, जो कि आपके नैतिक मूल्यों में गिने जाते हैं, और चरित्र निर्माण में भी इन सभी का कहीं ना कहीं योगदान होता है। ये सभी पक्ष आपके इसमें विकसित होते हैं। यदि शिक्षा केवल तकनीकी और व्यावसायिक दक्षताओं तक सीमित रह जाए तो यह अधूरी मानी जाती है, क्योंकि आप अगर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, तो वो शिक्षा आपकी शिक्षा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो गुण आने चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है और उससे आप समाज में जागरूकता नहीं फैला पाएंगे। व्यक्ति के अंदर यदि नैतिक शिक्षा है तो उसके अंदर क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो वो कर्तव्यनिष्ठ हो, सामाजिक उत्तरदायित्व में उसकी भूमिका हो और परोपकार की भावना उसके अंदर विकसित रहे, तब कहीं ना कहीं उसके अंदर नैतिकता देखी जाती है। इसी कारण पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली में न केवल शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, बल्कि जीवन के जो मूल्य हैं उनका भी शिक्षण उसमें दिया जाता है कि वास्तविक जीवन में आप कैसे रहेंगे, आपको क्या कार्य करना है, इसकी भी शिक्षा आपके गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के उद्देश्य में कि सामाजिक समरसता और समावेशन का निर्माण कैसे हो। तो जो शिक्षा समाज में एकता, भाईचारा और समरसता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यह व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा और सामाजिक स्तर की सीमाओं से ऊपर उठने की भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए वो कार्य करता है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने का एक साधन बनती है। जबकि जो व्यक्ति है वो शिक्षित होता है तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझता है तथा समाज में सक्रिय भागीदारी भी उसकी देखी जाती है। और ये समाज में अन्याय या लैंगिक भेदभाव हो गया, गरीबी हो गई, असमानता जैसी जो समस्याएं देखने को मिलती है उसको समाधान करने में अपनी भी वो भूमिका वहाँ पे निभाता है। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य में। चौथा नंबर है कि आर्थिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता का यहाँ पे मार्ग क्या हो, ये उद्देश्य में बताया गया है कि आधुनिक समाज में शिक्षा को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक भी माना जाता है। यह जो है व्यक्ति को न केवल जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराती है बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है और उसको सशक्त बनाती है। शिक्षित व्यक्ति अपने कौशल और योग्यता के आधार पर विभिन्न कार्यों में कार्य कर सकता है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकता है। शिक्षा के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं और समाज में उसकी समृद्धि भी बढ़ती है, अर्थात उसकी ख्याति भी होती है। यह नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देती है और इसी कारण सभी देशों में शिक्षा को आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि ये आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास का कहीं ना कहीं आधार बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा के उद्देश्य में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकता का विकास करना। तो शिक्षा व्यक्ति को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और जैसी कुरीतियां
हमारे समाज में व्याप्त हैं उससे ये मुक्त करके उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। जिन व्यक्तियों में शिक्षा का अभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंधविश्वास की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनमें शिक्षा होती है, जो शिक्षा ग्रहण किए होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। यह तर्क संगत सोच विकसित करती है और व्यक्ति को हर विषय को विवेकपूर्ण दृष्टि से देखने के लिए वो प्रेरित भी करती है और तैयार भी करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति भी शिक्षा के कारण ही संभव हुई है, क्योंकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो आपके प्रौद्योगिकी में या विज्ञान में नहीं जा सकता है, उसके अंदर उतना सोच या कह लीजिए तार्किक जो शक्ति होती है उतना विकसित नहीं होती है। शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो तकनीकों को अपनाता है और नवाचार में अपने आप को सक्षम बनाता है, जिससे समाज में उन्नति के पथ के रास्ते पर वो अग्रसर होता रहता है। आगे हम बात करेंगे कि शिक्षा का जो है वो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा का जो प्रभाव है वो केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज पर भी इसकी जो संस्कृति है या आर्थिक स्थिति है या राजनीतिक जागरूकता है, वैज्ञानिक उन्नति है या फिर सामाजिक समरसता, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने आप तक नहीं सीमित होता है, वो समाज में भी होता है और समाज में उसको हर एक पहलू से देखा जाता है और उसकी एक ख्याति होती है, उसकी एक पहचान होती है, जहाँ पर वो अपना एक तरीके से प्रभाव डालता है। एक शिक्षित जो समाज होता है वो समृद्ध, जागरूक और नैतिक मूल्यों से युक्त होता है, जो दीर्घकालिक विकास और शांति को यहाँ पे बढ़ावा देता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन और सुधार में भूमिका कैसे होता है। तो शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी साधन होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है वहाँ सामाजिक कुरीतियाँ या रूढ़िवादिता या फिर असमानता जैसी जो समस्याएं हैं वो कम हुई हैं। शिक्षा व्यक्ति को नए विचारों को अपनाने और जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं उन सभी को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सांस्कृतिक समाज में शिक्षा के ने जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद भाव जैसी सभी समस्याओं को कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। शिक्षित लोग समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को भी अपनाते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राम जो मोहन राय थे या ज्योतिबा फुले थीं, सावित्रीबाई फुले थे या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी आदि जो व्यक्ति थे वो शिक्षा को समाज में कहीं ना कहीं सुधार के रूप में उसका उपयोग किए और उसको एक महत्वपूर्ण हथियार माने और उसी के बल पे इन्होंने समाज में इन सभी चीज़ों को यानी कि छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंग विभेद, ये जो समस्याएं थी इन सभी समस्याओं को दूर किए और अपना एक स्थान बनाए। उनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा और दलित जो उत्थान था ये सभी सुधार संभव हो सके हैं और आज भी शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के प्रयास जो हैं वो निरंतर जारी रहते हैं। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र और राजनीतिक जागरूकता में योगदान की। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता आवश्यक होती है और ये शिक्षा के बिना संभव नहीं है। यदि एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है जिससे वह अपने देश की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है। लोकतंत्र में यही नेतृत्व का चुनाव करना या एक शिक्षित समाज पर निर्भर करता है, क्योंकि अशिक्षित जनता को भ्रामक प्रचार और गलत जानकारी देकर आसानी से गुमराह किया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसका माइंड आप डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आपका माइंड कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। भारत में चुनावों के दौरान देखे जाने वाले मतदान व्यवहार को समझने पर ये स्पष्ट होता है कि जो शिक्षित नागरिक है वो अधिक जागरूक और जिम्मेदार होता है।
बल्कि जो अशिक्षित है वो जिम्मेदार नहीं होता है, वो केवल अपने स्वार्थ में होता है। वे न केवल मतदान करते हैं बल्कि उम्मीदवारों की नीतियों, विचारधारा और उनकी जो योग्यता है उनका मूल्यांकन भी करते हैं और तब जा कर के उनको वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वोट देने जा रहे हैं तो आप ऐसे ही किसी को भी वोट दे देंगे। आप देखेंगे किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी देखते हुए, उस पर विचार करते हुए तब आप उसको वोट देते हैं। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र चिंतन विकसित करती है, जिससे वह सत्ता या और प्रशासन के प्रति प्रश्न पूछने की भी क्षमता रखता है। राजनीतिक स्तर पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो भ्रष्टाचार को ये कम करने में भी सहायक होती है। साथ ही शिक्षित समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है और गलत नीतियों या फिर भ्रष्ट आचरण के विरोध में आवाज़ उठाता है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा एक सशक्त नागरिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम बात करें आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में इसकी क्या भूमिका होती है। तो शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच में सीधा संबंध होता है। एक शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके केवल स्वयं को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाता है, बल्कि वो समाज और राष्ट्र को भी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनाता है, यानी कि उसको मजबूत बनाता है। औद्योगिक विकास भी करता है, नवाचार आता है, उद्यमिता भी आती है। ये सभी किससे संभव होता है? ये सभी शिक्षा से संभव होता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक युग में अगर हम देखें तो शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को नए कौशल सीखने में या फिर नवीन जो तकनीक है उसको अपनाने या फिर नवीन व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के लिए भी ये प्रेरित करती है। कई विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर के कारण ही वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। और भारत में अगर हम बात करें तो शिक्षा के विस्तार के साथ साथ यहाँ पे स्वरोजगार, यानी कि जो शिक्षित होते हैं वे अपने स्वयं के रोजगार और स्टार्टअप संस्कृति को ये बढ़ावा भी देते हैं। और सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और देश के जो आर्थिक विकास है उनमें अपने योगदान को सुनिश्चित करें। आगे हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देना। तो शिक्षा व्यक्ति में जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक क्षमता, नवाचार की प्रवृत्ति को विकसित करती है। वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी प्रगति उन्हीं समाजों में संभव होती हैं जहां पर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, जिससे व्यक्ति अंधविश्वास हो या रूढ़िवादिता हो या तर्कहीन परंपराओं से मुक्त होकर वो आगे नवाचार की तरफ बढ़ता है। भारत में वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार शिक्षा के कारण ही संभव हुए हैं। इसरो या फिर DRDO, RTI जैसे जो संस्थान हैं, यहाँ पे शिक्षित और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को तैयार किया जाता है जो देश की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। डिजिटल क्रांति हुई या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में इसका योगदान। तो शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनती है बल्कि अपने परिवार और समाज में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान देखा जाता है। जैसा कि मैंने इसको पहले भी बताया कि जब एक घर में एक माँ शिक्षित है तो फिर उसका पूरा परिवार शिक्षित बनता है। शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होती हैं और पारंपरिक प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देती हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा दर में वृद्धि के साथ ही कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं और सामाजिक जो बंधन है उसको तोड़कर नई ऊंचाइयों को भी छू रही हैं। सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या समृद्धि योजना या फिर कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना,
ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये योजनाएं बनाई गई हैं जिसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को स्वस्थ परिवार नियोजन और वित्तीय प्रबंधन में भी जागरूक बनाना है, जिससे वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं स्वतंत्र रूप से ले पाएं और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और इसको प्रभावी तरीके से संचालन करने के लिए इन महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं। अब तक आप लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना, तो शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले कारक आपके सबसे पहले नीति, पहल और सरकारी प्रयास आएगा। ये आपका पहला कारक है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए उस पर जोर दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा गया है शिक्षा में। दूसरा कारक है आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा। आज आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं उन तक शिक्षा पहुंच रही है। ऑनलाइन कक्षाएं, स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसी जो प्रक्रिया है, इन सभी चीज़ों को तेजी दी जा रही है। तीसरा कारक है सामाजिक जागरूकता और परिवार की भूमिका। तो समाज और परिवार का दृष्टिकोण भी शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अभिभावक शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो बच्चे की शिक्षा दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक संसाधन और आधारभूत संरचना। स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर विश्वविद्यालयों की संख्या को बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति करना, पुस्तकालय बनाना, प्रयोगशालाओं आदि की सुविधा विकास में अगर है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी। शिक्षा केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के विकास की एक आधारशिला है। यह न केवल व्यक्तिगत उत्थान का साधन बनता है, बल्कि राष्ट्र और विश्व के संपूर्ण विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के बिना एक जो समाज है वो प्रगति नहीं कर सकता है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो मजबूत नहीं बन सकती है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी जो नवाचार हैं वो भी संभव नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से आप लोगों ने इतना कुछ जाना। आप लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े, शिक्षा के कारक पढ़े, जिसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें नीतिगत पहल क्या होती है, सरकारी प्रयास क्या होते हैं और डिजिटल शिक्षा क्या होती है, इसमें आपके सामाजिक जागरूकता क्या है, उसमें परिवार की भूमिका क्या है और आर्थिक संसाधन। फिर आपने देखा कि कैसे आर्थिक संसाधन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की उसमें उसको अग्रसर करने के लिए, उसको प्रगति लाने के लिए अपनी जो वहाँ पे एक प्रभावी तरीके से योगदान होता है वो कैसे देता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने शिक्षा के माध्यम से इसमें जाना। और शिक्षा से रिलेटेड अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, या फिर शिक्षा क्या है, या फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के लक्ष्य क्या है, शिक्षा के कारक क्या हैं, तो आप इसको कर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है। ये चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आए या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आए या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आए, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, वो टॉपिक मैं फिर से समझा दूंगी। ये आपका सब यूनिट 1.1 था जिसको यहाँ पे क्लियर किया गया है, यानी कि आपको अच्छे से समझाया गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ। एक बार अगर आप वीडियो सुन भी लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे 50% याद हो जाएगा। यदि 50% याद हो गया तो भी आप पेपर अच्छे से कर ले जाएंगे। आप अभी से तैयारी अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आने वाले समय में आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे और फिर सेकेंड ईयर रहेगा तो फिर आपके नंबर भी बढ़िया आने चाहिए। और नंबर बढ़िया आते हैं, आने वाले समय में वैकेंसी देखेंगे और कहीं ना कहीं आप भी भावी शिक्षक बन ही जाएंगे। तो इसकी अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी शिक्षा के साथ में अग्रसर हों और आप भी टीचर बने।
तो इसी के शुभकामनाओं के साथ में ये वीडियो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 सब यूनिट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको शिक्षा से ही रिलेटेड कोई टॉपिक होगा जो वहाँ पे आपके डिस्क्राइब किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी भेज दें, ताकि वो भी कुछ ना कुछ पढ़ लें, आने वाले पेपर में उनके भी नंबर अच्छे आएँ। बाय बाय, टेक केयर।